तो जो आज का टॉपिक है हमारा थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। इसके अंदर कुछ वर्ड्स मुझे ऐसे बोलने पड़ेंगे जिससे हो सकता है आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। तो मेरी आशा है आप बहुत इसको डिसिप्लिन होकर समझना, ताकि मैं आपको अच्छे से चीज़ें समझा पाऊँ और आपकी चीज़ समझ में आ सके। टॉपिक कौन कौन से रहेंगे हमारे? जो पहला टॉपिक वो रहेगा, हम जिस पर बात करेंगे सेक्सुअल ऑफेंस, लैंगिक अपराध, यौन अपराध, होमोसेक्सुअलिटी, पास्को एक्ट, क्रिमिनल जो फीमेल के साथ अपराध किए जाते हैं उसके बारे में, सेक्सुअल हैरेसमेंट, वर्क पैलेस, ये हमारे टॉपिक रहेंगे। इनमें से जो नीचे वाले 2 टॉपिक हैं, ये नीचे वाले जो 3 हैं, ये क्लियर मेन के सिलेबस में, आरएस जो मेन है इसके सिलेबस में क्लियर टॉपिक दे रखे हैं, जैसे ये और जो ऊपर वाले टॉपिक है ये करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे। और वैसे भी नीचे वाले जो टॉपिक हैं ये जो आपके मेन के सिलेबस में तभी समझ में आएंगे जब ऊपर वाली दोनों चीज़ आपके समझ में आ रखी होगी। और ये करंट का भी इशू है अपना। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, आप थोड़ा डिसिप्लिन बना के रखना, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक। तो सबसे पहले हमारा सेक्सुअल ऑफेंस। सेक्सुअल ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस का मतलब आप सभी लोगों को पता है, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, और सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक। लैंगिक बोल दो या यौन बोल दो, एक ही बात। तो हिंदी में इसको बोलते हैं लैंगिक अपराध। अब ये लैंगिक अपराध क्या होते हैं इसको हम समझते हैं, पर कुछ वर्ड्स आएंगे, कुछ शब्द आएंगे जिसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। और वर्ड्स कौन कौन से आएंगे? तो जैसे बार एक वर्ड आएगा पेनिस। इस पेनिस को हिंदी में बोलते हैं हम शीशन, और जो पेनिस है, शीशन है, ये मेल का सेक्स ऑर्गन होता है। इसी तरह से एक और वर्ड आएगा वेजाइना। इस वेजाइना को हिंदी में हम बोलते हैं योनि। वेजाइना या योनि जो है ये फीमेल का सेक्स ऑर्गन है। इसी प्रकार से एक और वर्ड आएगा जिसका नाम है एनस। एनस को हम बोलते हैं गुदा। ये एनस मेल और फीमेल दोनों का पार्ट होती है। ये वर्ड आएंगे। एक वर्ड आएगा इंटरकोर्स। इंटरकोर्स, और इंटरकोर्स के वर्ड के पहले एक और वर्ड आएगा सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब ये होता है यौन संपर्क। यौन संपर्क, सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसे आम बोलचाल में हम सेक्स भी बोल सकते हैं। तो ये सब वर्ड आएंगे। ये सब वर्ड मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि अब जितने भी वर्ड हैं इनको मैं इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करूंगा, तो आपको मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीशन पेनिस समझ गया, वेजाना समझ गया, एनस समझ गए, और सेक्सुअल इंटरकोर्स सेक्स करना, ये चीज समझ गए। स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं, लैंगिक अपराध होते हैं, इन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और पहली कैटेगरी है नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस, सेकंड अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस, और तीसरा है सेक्सुअल परवर्जन। मेरे ख्याल से ये दोनों वर्ड तो सभी लोगों ने सुने होंगे, पर ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे देखते हैं। सबसे पहले हमें देखते हैं नेचुरल सेक्स क्या होता है, नेचुरल सेक्स। उसके बाद ऑफेंस की बात करेंगे। प्राकृतिक सेक्स क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो जो नेचुरल सेक्स होता है, इस नेचुरल सेक्स के अंदर मेल का जो पेनिस होता है, मेल का पेनिस, और जो फीमेल की जो वेजाइना होता है, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट, इन दोनों का योगदान होता है। मेल का पेनिस फीमेल की वेजाइना के अंदर जाता है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल सेक्स। ठीक है, तो चीज समझ में आ गई। अब नेचुरल सेक्स तो समझ में आ गया, पर इस नेचुरल सेक्स से संबंधित जो अपराध उसे बोलते हैं हम नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस। इसका मतलब इन वाले अपराध में पेनिस फीमेल के अंदर जाएगा। पर फिर इसको अपराध क्यों बोल रहे हैं? वो अपराध हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर मान लेते हैं कोई मेल और फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, वो विदाउट फीमेल की सहमति के बिना हो रहा है, तो वो अपराधी माना जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन से आते हैं नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस। पहले मैं बता दूं नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर क्या होता है। इसमें पेनिस और वेजाइना का इंटरकोर्स, ये पेनिस और वेजाइना का इंटरकोर्स होता है। अगर ये पेनिस और वेजाइना का इंटरकोर्स बिना फीमेल की सहमति के किया जाएगा तो ये अपराध बनेंगे। अगर ये फीमेल की सहमति से किया जाता है तो ये अपराध नहीं है। चलो ठीक है, तो नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड कौन कौन से अपराध हैं वो देखते हैं। 3 अपराध है। पहला है रेप। आपको पता है रेप क्या होता है? रेप एक नॉर्मल सेक्स होता है जो फीमेल की विदाउट सहमति से किया जाता है, तो रेप आ गया। दूसरा, इसका नाम सबने सुना होगा, दूसरा एक और है जो इसी कैटेगरी में आएगा, इसका नाम है इनकेस्ट। हो सकता है आपने नाम नहीं सुना हो, पर सबको हम देखेंगे। और तीसरा है एडल्ट्री, अश्लीलता, ये भी हम देखेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बात और बोलूंगा, क्योंकि इन सब में रेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रेप की हमको आईपीसी पता होना चाहिए। आईपीसी तो आप जानते हो, कानून में आईपीसी सीआरपीसी ऐसा कुछ होता है, तो रेप से रिलेटेड 2 आईपीसी है, मेरे ख्याल से दोनों पता होना जरूरी है आपको। आईपीसी 375 और आईपीसी 376। इस लेसन में मैं बहुत सारी आईपीसी की बात करूंगा। मैं आपको जो बोलूँ ये आईपीसी इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रख लेना। इनकेस्ट, एडल्ट्री, इन तीनों को देखेंगे। चलो ये तो हमको पता लग गया नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस क्या होता है। उसके बाद आते हैं हम
अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस। और अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस तो पहले हम देख लेते हैं अननेचुरल सेक्स क्या होता है। आप प्राकृतिक सेक्स क्या होता है तो थोड़ा ध्यान से सुनना। प्राकृतिक सेक्स का तरीका क्या होता है, पेनिस वेजाइना के अंदर जा रहा है, इसे हम बोलते हैं प्राकृतिक। अननेचुरल किसे बोलते हैं तो सुनना, इसमें भी पेनिस ही जाएगा, पेनिस इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब अंदर जाना, पेनिस अंदर जा रहा है लेकिन वो वेजाइने में नहीं जा रहा, वो योनि में नहीं जा रहा। अगर वो योनि या वेजाइना में जाता तो इसको हम नेचुरल ही बोलते, लेकिन पेनिस जो है वो तो मेल का पेनिस फीमेल के अंदर जा रहा है, या तो फीमेल के एनस में, एनस मैंने भी आपको बताया फीमेल की गुदा में, या फिर फीमेल के माउथ में, या फिर एनिमल में। यहाँ पर मैंने एनिमल भी ले लिया, ध्यान रखना ये दो एनस और जो माउथ है ये फीमेल के, पर तीसरे केस में मैंने एनिमल लिया है। ये तीनों प्राकृतिक रूप से सेक्स करने के तरीके नहीं थे। तो कोई मेल या फीमेल इस तरीके से सेक्स कर रही है जिसमें मेल का पेनिस फीमेल की एनस में, गुदा में, या फीमेल के माउथ में, या फिर किसी जानवर के या किसी जानवर की एनस में, या किसी जानवर की एनस या गुदा में जाता है, उसे हम बोलते हैं अननेचुरल सेक्स। ठीक है, तो अननेचुरल सेक्स में भी प्रॉब्लम कोई नहीं है, अननेचुरल सेक्स भी सहमति के साथ किए जा सकते हैं। तो जब सहमति के साथ किए जा सकते हैं तभी क्राइम नहीं है। पर अगर अननेचुरल सेक्स भी विदाउट सहमति से किया जाए, किसी फीमेल के साथ एनल कोई मेल पेनिस, मेल का जो पेनिस है वो फीमेल की एनएस में जा रहा है विदाउट सहमति के, तो फिर वो क्राइम बनेगा। समझ गए होंगे बात। तो अननेचुरल सेक्स पता लग गया वो क्या होता है। अब अननेचुरल सेक्स के भी बहुत सारे टाइप है। तो अननेचुरल सेक्स के टाइप कौन कौन से हैं? पहला है सोडोमी, सब पढ़ेंगे हम डिटेल में सोडोमी। दूसरा है बेस्टिलिटी, दूसरा जो है बेस्टिलिटी। तीसरा है लेस्बियनिज्म, ये वर्ड तो सबने सुना हुआ है। और फोर्थ जो है वो है बकल कोइटस। बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर ये अननेचुरल सेक्स में गे नहीं आया, तो मैं बताऊंगा वो गे इसके अंदर कहाँ होता है। चलो ठीक है, आगे की बात मैं एक बात और आपको बताऊं, वो थोड़ा ध्यान से समझना। जितने भी अननेचुरल सेक्स है, जितने भी अननेचुरल सेक्स है, जितने भी अननेचुरल सेक्स है, क्योंकि इंडिया के अंदर अननेचुरल सेक्स को एक अपराध माना जाता है, तो चाहे अननेचुरल सेक्स सहमति से हो चाहे बिना सहमति से हो, यहां पर ध्यान रखना, ये मेल का पेनिस फीमेल के एनस में या माउथ में किसी जानवर की, चाहे उसकी सहमति से जाए या उसकी बिना सहमति की जाए, इंडिया के अंदर उसको अपराध माना जाता है। तो जितने भी अननेचुरल सेक्स के तरीके थे इन्हें हम अपराध माना जाता है। और अपराध कौन देगा? हमारी आईपीसी की धारा है 377, वो अननेचुरल सेक्स को अपराध मानती है और अपराध जो इस पर अपराधी होता है उसे सजा देती है। ठीक है, पर अभी हमको सबको डिटेल में देखेंगे, अभी हल्का सा व्यू बनाते हैं, धीरे धीरे चलेंगे। चलो ये भी समझ में आ गया होगा। आगे की बात देखते हैं, और आगे की बात है सेक्सुअल परवर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्सुअल परवर्जन क्या होता है? सेक्सुअल परवर्जन के अंदर देखना क्या होता है, इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता। इसका मतलब इसमें मेल का पेनिस ना ही फीमेल की वेजाइना में एंट्री करता है, ना ही फीमेल की एनएस में एंट्री करता है, ना ही फीमेल के माउथ में एंट्री करता है, ना ही किसी जानवर के अंदर जाता है। तो फ्री क्या है, इसमें सेक्स होता ही नहीं। सेक्सुअल परवर्जन में सेक्स होता ही नहीं, लेकिन सेक्सुअल परवर्जन तब बोलते हैं विदाउट सेक्स किसी को सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मतलब उसको सेक्स करने की खुशी मिल रही है, पर वो जो सेक्स करने की जो खुशी मिल रही है वो विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स मिल रहा है। तो फिर ये बात आएगी बिना सेक्स के ही, मतलब बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के ही, बिना यौन संपर्क के ही सेक्स की खुशी मिल रही है। तो कैसे मिल रही है? बाय अनदर मेथड। इसका मतलब वो कोई दूसरे तरीके से सेक्स की खुशी ले रहा है विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स की। तो तीनों में आपको समझ में आ गया होगा। इसमें वेजाइना के अंदर जा रहा है, इसके अंदर एनस माउथ या जानवर के अंदर जा रहा है, और इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स हो ही नहीं रहा, फिर भी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मतलब सेक्स की खुशी मिल रही है, पर वो किसी और तरीके से मिल रही है। वो देखते हैं क्या है। तो ये मेरे ख्याल से तीनों चीज क्लियर हो गई। क्योंकि एक लास्ट बात जो इसमें कंफ्यूज कर सकती है वो हम देख लेते हैं। वो देखने की बात ये है, जब हम रेप बोलते हैं, अभी मैंने आपको बोला रेप को मैंने इधर शामिल करा है, इसका मतलब आप ये सोच रहे होंगे बहुत से लोग कि सर इसका मतलब रेप एक नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस है, इसका मतलब रेप तभी माना जाएगा जब किसी फीमेल के साथ जबरदस्ती फीमेल की वेजाइना के अंदर पेनिस इंसर्ट करे तभी रेप माना जाएगा। लेकिन मैं आपको क्लियर बोल दूं, रेप को नेचुरल में भी इंक्लूड करा है और रेप को अननेचुरल में भी इंक्लूड करा है। इसका मतलब ये हो गया, रेप अगर किसी फीमेल के साथ जबरदस्ती से पेनिस फीमेल की एनस या माउथ में डाला जाए तो भी उसके रेप माना जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना, रेप जो है वो नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस में भी आता है और रेप जो है वो अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस में भी आता है। लेकिन आम बोलचाल के अंदर हम रेप को नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस में इंक्लूड कर लेते हैं। इसी कारण यहाँ पर मैंने रेप लिखा नहीं है। अब हम एक एक को डिटेल में करते हैं, ठीक है।
कुछ स्टार्ट करने से पहले अभी आपने देखा होगा बार बार मैं आईपीसी वाईपीसी वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो ये देखते हैं आईपीसी क्या है, क्योंकि इसमें बार बार ये वर्ड आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम, लीगल का मतलब आप सभी लोगों को पता है, लीगल का मतलब होता है कानून। तो भारत में जो कानून के जो तरीके हैं वो 3 कंपोनेंट रखते हैं अपने पास, उनके पास 3 चीजें होती है, और वो 3 चीजें कौन सी होती है? आईपीसी, सबने नाम सुना होगा, सीआरपीसी, सीआरपीसी का नाम सुना होगा आपने, और आईईए। इन तीनों का मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं। तो पूरा भारत का जो भी कानून का सिस्टम है, जो सजा देता है, जो भी चीजें, वो इन तीनों के ऊपर ही आगे पीछे घूमता है। सबसे पहले हम देखते हैं आईपीसी। अगर आईपीसी की फुल फॉर्म देखें तो आईपीसी का मतलब इंडियन, पी का मतलब पीनल, और सी का मतलब कोड। एक एक को देखते हैं। इंडियन का मतलब इंडिया, ये तो आप जानते ही हो। पीनल, पीनल जो वर्ड है, ये वर्ड निकल के आया है कहाँ से? पनिशमेंट से। पनिशमेंट को हम बोलते हैं पीनल, और पनिशमेंट का मतलब सबको पता होता है सजा। चलो ठीक है। उसके बाद जो कोड है, इस कोड का मतलब होता है नियमों का समूह, नियमों के समूह को हम बोलते हैं कोड। चलो ठीक है, बात समझना। इसको मिला दे तो क्या बन रहा है? आईपीसी। आईपीसी क्या बताता है? आईपीसी किसी भी अच्छा एक बात और रुकना, ये जो पनिशमेंट मिल रही है, जो पनिशमेंट है, आप मुझे बताना पनिशमेंट या सजा किसकी मिलती है? क्राइम की। पनिशमेंट जो है वो किसकी मिलती है? क्राइम। क्राइम का मतलब अपराध। अब बात समझना, आईपीसी क्या बताता है? आईपीसी ये बताता है कि क्राइम क्या है, क्राइम क्या है, और उस क्राइम की क्या सजा दी जाए। तो इंडियन पीनल कोड, इंडियन पनिशमेंट कोड, भारत का वह नियमों का समूह जो सजा देता है। सजा किसकी देगा? अपराध की। इसका मतलब आईपीसी जो है वो किसके बारे में बात करेगी? क्राइम के बारे में। वो ये बात करेगी कि क्राइम क्या है, किसको क्राइम बोले। मैंने आपके थप्पड़ मार दिया, क्या ये क्राइम है? क्या ये क्राइम है या नहीं है? ये आईपीसी में लिखा होगा। और अगर मैंने क्राइम कर दिया, अगर मैंने क्राइम कर दिया तो उसकी सजा क्या होगी, वो भी आईपीसी देगा। तो आईपीसी 2 चीजों को डील करता है, और वो 2 चीजों की डील क्या करता है? आईपीसी 2 ही बात करता है। या तो ये क्राइम को, अपराध को डिफाइन करता है, परिभाषित क्या है? मर्डर। हम कब बोलेंगे कि किसी का मर्डर हुआ है, किसी फीमेल के साथ रेप हुआ है? हम कब बोलेंगे किसी फीमेल के साथ रेप हुआ है? एसिड अटैक, हम कब बोलेंगे किसी फीमेल के साथ एसिड अटैक हुआ है? तो उसकी डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन कहाँ मिलेगी आपको? आईपीसी में। पर आईपीसी सिर्फ क्राइम की डेफिनेशन नहीं देता, आईपीसी क्राइम की पनिशमेंट भी देता है, सजा भी देता है। तो इसका मतलब ये हो गया आईपीसी 2 काम कर रहा है। या तो आईपीसी डी ब्रैकेट में लिख दिया डेफिनेशन, किसी भी क्राइम की सजा देगा, या आईपीसी जो है पी का मतलब पनिशमेंट, आईपीसी किसी भी क्राइम की क्या देगा? सजा। तो अब कहीं भी आईपीसी वर्ड आ जाए, कहीं भी दिख जाए आपको आईपीसी, आप एक बात समझना, या तो वो आईपीसी किसी भी क्राइम या अपराध की परिभाषा दे रहा है, या वो आईपीसी किसी भी क्राइम की सजा दे रहा है। एग्जांपल से हम समझते हैं आईपीसी के एग्जांपल जो आपको याद होना चाहिए, जैसे आईपीसी 375। अब आप खुद ही सोच रहे हो ना, इधर आईपीसी आ रहा है, इधर आईपीसी आ रहा है, तो आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, अरे तो आईपीसी है। और आईपीसी तो 2 बात करेगा, या तो सजा को परिभाषित करेगा, या अपराध को परिभाषित करेगा, या सजा देगा। तो आईपीसी 375 पे ये डिफाइन करता है रेप को, किसको हम रेप मानेंगे, किसको हम रेप नहीं मानेंगे। ये अगर आपको देखना है तो आप आईपीसी में चल जाओ। आईपीसी 375 परिभाषित करता है, डिफाइन करता है रेप को। पर फिर रेप की सजा कौन देगा? तो रेप की सजा देता है आईपीसी 370। अब यहाँ भी आईपीसी है, तो आईपीसी का काम 2 ही है, या तो परिभाषित करना या सजा देना। तो ये आईपीसी 376 है, ये रेप की सजा देता है। चलो आईपीसी क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। उसके बाद एक और चीज देख लेते हैं, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बहुत इजी चीज है। उसके बाद आता है सेकंड, उसका एग्जांपल, आईपीसी का सेकंड एग्जांपल। पहला एग्जांपल हमने देख लिया रेप, दूसरा एग्जांपल ओथ। ओथ का मतलब शपथ। आप सभी को पता है जब हम कोर्ट के अंदर जाते हैं तो हमें शपथ दिलवाते हैं। अच्छा बात समझना यहाँ पर एक बात, मान लो आपने शपथ ले ली, कोर्ट के अंदर गए और आपने शपथ ले ली किसके भी नाम पर, गीता कुरान जो भी आपको लेना उसके नाम पर लेना आप। तो शपथ लेने के बाद, आफ्टर टेकिंग ओथ, शपथ लेने के बाद भी आप झूठी गवाही दे रहे हो। आप अदालत के अंदर शपथ लेने के बाद भी झूठी गवाही दे रहे हो, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं लीगल सिस्टम में जिसका नाम है परजरी। तो परजरी क्या होता है? शपथ लेने के बाद भी झूठी गवाही देने से बोलते हैं परजरी। अब सुनो आप मेरी बात, तो मैं आपको बोल रहा हूँ परजरी क्या होता है पता लग गया। तो परजरी कब बोलेंगे तो कौन डिफाइन करेगा इसे? आईपीसी डिफाइन करेगी। अच्छा किसी ने परजरी करी, मतलब किसी ने शपथ लेके झूठी गवाही दी, तो क्राइम हो गया ना, तो उसको सजा भी देनी पड़ेगी। तो सजा भी कौन देगा? आईपीसी देगी। तो इसके लिए 2 अलग अलग सेक्शन होने चाहिए ना।
अलग अलग धाराएं, सेक्शन का मतलब धाराएं। एक आईपीसी 191 तो ये बताता है किसी ने डी का मतलब डेफिनेशन देता है परजरी की, और आईपीसी 193 जो है पनिशमेंट देता है। इसका मतलब अगर किसी ने परजरी क्या है ये देखना हो तो आईपीसी 191 में चल जाओ, और परजरी की सजा क्या होगी इसको देखना हो तो आईपीसी 193 में चल जाओ। और परजरी क्या होता है, शपथ लेने के बाद भी झूठी गवाही देना। चलो ठीक है, ये भी पता लग गया। अच्छा एक बात और यहाँ पर हम देख ले, मान लो अदालत में कोई व्यक्ति मना कर देता है मैं शपथ नहीं लूंगा, उससे पूछते हैं क्यों शपथ नहीं लोगे, तो बोलता है मैं तो नास्तिक हूं, मुझे गीता और कुरान पर विश्वास नहीं है। तो क्या वो शपथ लेने के लिए मना कर सकता है क्या? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अदालत में कोई भी व्यक्ति अगर शपथ लेने के लिए मना करता है तो ये सजा है, ये क्राइम है। और अगर ये क्राइम है तो ये क्राइम कौन सी आईपीसी देगी? ये आईपीसी 178 देगी। सभी आईपीसी याद करना जरूरी नहीं है, जो आईपीसी इंपॉर्टेंट है मैं टिक लगा दूंगा। जैसे रेप की जितनी भी आईपीसी इंपॉर्टेंट है, ये आईपीसी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति शपथ लेने से मना करता है तो क्राइम है, और उसको क्राइम किसके द्वारा मिलेगा? आईपीसी 178। तो फिर नास्तिक लोग शपथ नहीं लेंगे क्या? नास्तिक तो किसी पर विश्वास ही नहीं रखते। तो सुनना मेरी बात, नास्तिक भी शपथ लेते हैं, पर नास्तिक शपथ लेनी पड़ती है पर वो गॉड के नाम की शपथ नहीं लेते। तो फिर वो क्या करते हैं, तो पहले मैं बता देता हूं, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, वो क्या बोलते हैं, दोनों में देखना, हम सब कुछ सच बोलेंगे, हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, वो पूरा सच होगा, वो तो सेम है, और वो सच के सिवा कुछ नहीं होगा। तो दोनों में कॉमन हो गई। पर आस्तिक लोग जो हैं वो कसम खाते हैं किस पर? इसकी, वो भगवान के नाम की शपथ खाते हैं। भगवान का मतलब या तो भगवान होगा या अल्लाह होगा, ठीक है, इसके नाम की मतलब गीता होगी, कुरान होगी। लेकिन जो नास्तिक लोग हैं वो शपथ लेते हैं भगवान के नाम की नहीं लेंगे, वो आई डू सोलमनी अफर्म दैट, मतलब इसका मतलब है जो भी मैं कहूंगा, जो भी मैं बोलूंगा वो पूरी तरह से सत्य होगा, वो इसकी शपथ खाते हैं। चलो ठीक है, चीज समझ में आ गई। अब आईपीसी तो समझ लिया हमने, सीआरपीसी के बारे में। तो सीआरपीसी को अगर हम देखें तो इसकी फुल फॉर्म सीआर का मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर, पी का मतलब प्रोसीजर, सी का मतलब कोर्ट। फिर एक बार देखते हैं, क्रिमिनल का मतलब अपराध, ये तो आपको पता लग गया। अच्छा अपराध क्या है, डेफिनेशन कौन देगा? आईपीसी। अपराध की सजा कौन देगा? आईपीसी। तो फिर सीआरपीसी क्या करेगा वो देखते हैं। कोड का मतलब वही नियमों का समूह, सी का मतलब क्रिमिनल, क्रिमिनल का मतलब अपराध, पी का मतलब प्रोसीजर, और प्रोसीजर का मतलब प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? तो वो देखते हैं। मानो आज क्राइम हुआ, आज क्राइम हुआ, किसी का आज मर्डर हुआ। जब आज की तारीख में किसी का क्राइम हुआ तो उसके बाद, क्राइम के बाद क्या होगा, उसकी इंक्वायरी होगी, पुलिस आएगी और आसपास वाले लोगों से छानबीन करेगी, कब वो आया था, कब गया था, कितने रात में क्या खाया था, क्या, उसकी इंक्वायरी करेगी। और इंक्वायरी करने के बाद वो किसी एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लेगी जिस पर उस पर शक है, अरेस्ट कर लिया उसने, और जिसको अरेस्ट करा उसके बाद उसका मुकदमा चलेगा। मुकदमा अदालत में तो आना ही पड़ेगा, ट्रायल चलेगा, मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलने के बाद न्यायालय वर्डिक्ट देगा, कोई भी अपना फैसला सुनाएगा, जो भी उसको सुनाना है फैसला, और फैसला सुनाने के बाद उसको सजा हो जाएगी। जैसे इसने मर्डर किया तो उसको आज 10 साल की सजा हो गई, या किसी ने आज रेप करा उसे फांसी की सजा हो गई। तो ये यहां से लेके जो यहां तक काम हो रहा है, ये पूरी उस क्रिमिनल की प्रोसीजर है, ये पूरी क्रिमिनल की प्रोसीजर है। तो यहां से लेके जो यहां तक काम हो रहा है, इसके बारे में जो भी नियम बने हुए हैं, यहां से यहां तक जो भी इंक्वायरी कौन करेगा, अरेस्ट कौन करेगा, मुकदमा कहां चलेगा, फैसला कब कैसा आएगा, इसके बारे में जो भी बात है वो डील कौन करता है? सीआरपीसी। इसका मतलब सीआरपीसी प्रक्रिया की बात करेगी, और वो प्रक्रिया यहां से लेके यहां तक हो सकती है, समझ गए होंगे। तो आईपीसी तो सिर्फ क्राइम को डिफाइन करती है और आईपीसी क्राइम की सजा देती है। सीआरपीसी उस क्राइम की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ा जाए उसको डील करती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छा समझ में आएगा, और वो एक एग्जाम्पल को हम लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, इंक्वेस्ट। अभी इंक्वेस्ट का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। किसी की डेथ हो गई, किसी की डेथ हो गई, और कौन सी डेथ हुई? अननेचुरल। अननेचुरल का मतलब अप्राकृतिक, मतलब वो अपने आप नहीं मरा, उसको हमको शक हो रहा है कि वो किसी ने मारा होगा। तो जब किसी की डेथ होती है तो उसके कारणों की, डेथ के कारण की जान के लिए जो इंक्वायरी की जाती है उसको हम बोलते हैं इंक्वेस्ट। तो मान लो मैं मर गया और मुझे आपको लग रहा है कि मैं, किसी ने मुझे मारा होगा, तो एक पुलिस उसकी मेरे मन में क्यों मारा, मुझे किसने मारा, इसकी इंक्वायरी होगी, इस इंक्वायरी को बोलते हैं इंक्वेस्ट। अब चलो ठीक है, तो समझ में आ गया, पर इंक्वेस्ट कौन करेगा? क्या कोई भी आके इंक्वेस्ट कर देगा क्या? तो उसको समझना अब क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सीआरपीसी 174, और सीआरपीसी 174 क्या लिखा हुआ है? ये पुलिस इंक्वेस्ट की बात करता है। इसका मतलब क्या है? इंक्वेस्ट का मतलब पूछताछ होगी, किसके द्वारा होगी? पुलिस के द्वारा। केवल पूछताछ हर आदमी नहीं कर सकता, कौन करेगा? पुलिस। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये सीआरपीसी में लिखा हुआ है। तो आप मुझे बताओ, सीआरपीसी एक 174 जो है, ना तो ये अपराध क्या होता है ये बताता है, ना ही ये बताता है कि अपराध की सजा होगी। ये तो ये बताता है कि जब किसी की डेथ हो गई है तो उसके ऊपर जो इंक्वायरी की जाएगी वो कौन करेगा? पुलिस करेगी। और पुलिस कैसे करेगी?
कौन सा पुलिस करेगा? पुलिस की भी बहुत सारी वेराइटी, एसआई होता है, कोतवाली होता है, हवलदार होता है, सैनिक होता है, कौन सा करेगा वो भी यहाँ लिखा हुआ है। चलो ठीक है, पता लग गया। तो इंडिया के अंदर जो इंक्वेस्ट होती है उनमें से मोस्ट कॉमन यही होती है, मतलब जितनी भी इंक्वेस्ट होते हैं मरने की जांच पड़ताल मोस्टली पुलिस ही करते हैं। चलो ठीक है, मान लो पुलिस ने जांच पड़ताल करी और जांच पड़ताल करने के बाद उसने अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर ली कि इस व्यक्ति की मृत्यु इस वजह से हुई, क्यों मरा है, वो उसने पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली। उस रिपोर्ट को बोलते हैं पंचनामा। और ये पंचनामा कहाँ से आया? ये पंचनामा जब उसकी डेथ हुई थी वो आसपास के लोगों से पूछताछ करेगा, तो जो आसपास के लोग हैं, सम लोकल पीपल, जो आसपास के लोग हैं उनको बोलते हैं पंच। ये सरपंच और पंच गांव वाला पंच नहीं है। जब डेथ हो जाती है तो उसके आसपास जो भी लोग गवाही देते हैं उनको हम बोलते हैं पंच, और रिपोर्ट जाती है इसे बोलते हैं पंचनामा। तो अब पुलिस इंक्वेस्ट क्या होती है आपको पता लगे, सीआरपीसी। सीआरपीसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद एक और सीआरपीसी 176, ये भी इंपॉर्टेंट है, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। अभी मैंने आपको इंक्वेस्ट बताया ना, इंक्वायरी करना। कौन इंक्वायरी कर रहा था? पुलिस। इंडिया के अंदर जो मोस्टली मामले हैं इनकी जांच पड़ताल, मरने की जांच पड़ताल पुलिस ही करती है। पर कुछ स्पेशल मामले हैं जिनमें अगर मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, तो उसकी जो इंक्वायरी है वो पुलिस नहीं करती, वो कौन करता है? मजिस्ट्रेट। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसको कौन डील करता है? सीआरपीसी 176। तो सीआरपीसी 176 ये बताएगी कि कौन कौन से ऐसे मामले जिसमें इंक्वेस्ट जो है, इंक्वायरी जो है पुलिस नहीं करेगी, मजिस्ट्रेट करेगी। तो वो देखते हैं। पर एक बात और, मजिस्ट्रेट दो टाइप के होते हैं। एक मजिस्ट्रेट होता है जुडिशियली मजिस्ट्रेट, जो कोर्ट के अंदर बैठता है, और एक होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो आप बनने वाले हो, जैसे एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जैसे डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, हाँ, या तहसीलदार भी होता है, तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। तो दो टाइप के मजिस्ट्रेट हो गए, ठीक है, बात समझना। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जुडिशरी मजिस्ट्रेट जो है, जो अदालत में बैठता है, वो कौन सी डेथ की इंक्वायरी करने जाएगा? वो जाएगा कस्टोडियल डेथ। अगर किसी की कस्टडी में डेथ हो गई है तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए पुलिस नहीं जाएगा, मजिस्ट्रेट जाएगा। कौन सा मजिस्ट्रेट? जुडिशरी मजिस्ट्रेट। एनकाउंटर डेथ, किसी की एनकाउंटर में डेथ हो गई तो उसकी इंक्वायरी करने पुलिस नहीं जाएगा, मजिस्ट्रेट जाएगा। कौन सा? जुडिशरी मजिस्ट्रेट। मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट ना हो कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है सुनना, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव बनने वाले हो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट समझते हो ना, कार्यपालिका। तो ये कब, ये वाले मजिस्ट्रेट कब जाते हैं, मतलब डीएम, एसडीएम या तहसीलदार कब जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्पेक्टेड डाउरी डेथ, अगर संदेह अवस्था में दहेज हत्या लग रहा है तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, दहेज हत्या लग रहा है, जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस नहीं जाएगी, मजिस्ट्रेट जाएगा। ये वाला मजिस्ट्रेट नहीं जाएगा। कौन सा मजिस्ट्रेट जाएगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जाएगा, मतलब डीएम या एसडीएम जाएगा। और दूसरा एग्जम्पशन। एग्जम्पशन का मतलब होता है जो ऑलरेडी दफनाई बॉडी होती है, हमको दफना दिया, जैसे हिंदू में भी बच्चों को दफनाते हैं, मुस्लिम में तो दफनाते हैं। तो अगर हमको लग रहा है जिसको दफनाया गया है उसका डेथ हुई होगी, वो संदेह परिस्थिति में हुई होगी, तो अगर किसी दफनाई बॉडी को हमको वापस बाहर निकालना है, जांच पड़ताल करना है, तो वो कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा, मतलब आप करोगे बनने के बाद। चलो ये भी समझ में आ गया। एक और लास्ट एग्जांपल सीआरपीसी का ही। तो पहला एग्जांपल हमने सीआरपीसी 174 पढ़ा, पुलिस इंक्वेस्ट। 176 क्या है? मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल, सीआरपीसी 2। सीआरपीसी जो 2 है, ये दो बातों को डील करती है, ये एक ही बार लिखा हुआ है। सीआरपीसी जो है ये दो बातों को डील करती है। किसको दो बातों को डील करती है? ये बताती है ऑफेंस कितने प्रकार के होते हैं। ऑफेंस का मतलब अपराध। तो सीआरपीसी 2 ये बताती है कि अपराध दो टाइप के हो सकते हैं, एक है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसकी हिंदी नहीं है, ये ऐसे याद रखना है। तो सीआरपीसी 2 बताती है कि कौन से कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे और कौन से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे। और मेरे ख्याल से ये कॉग्निजेबल वाले इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता रहा हूँ कौन कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है। ऐसे अपराध जिसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले गिरफ्तारी वारंट होना जरूरी है, गिरफ्तारी वारंट होना जरूरी है, तभी उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसका मतलब ये हो गया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे अपराध है जिसमें अरेस्ट तभी करेंगे जब हमारे पास अरेस्ट वारंट होगा। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस कब क्या होते हैं? ऐसे अपराध जो बहुत गंभीर हो, जिसमें उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पहले से किसी नोटिस की जरूरत नहीं पड़ती, तो विदाउट नोटिस के ही, विदाउट अरेस्ट वारंट के ही अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार कर ले तो उसे बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसका मतलब ये अपराध बड़े बड़े होते होंगे, तो देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। देखते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के एग्जाम्पल। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। डॉक्टर तो जानते हो ना, डॉक्टर का DR, और बहुत सारे डॉक्टर आपको पता है MBBS, MD का नाम सुना होगा, जैसे डॉक्टर MD होते हैं। MD का मतलब
MBBS के बाद MD होती है, तो डॉक्टर MD, ये 4 एग्जाम्पल है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस आ रहा है। D डाउरी डेथ, तो अगर हमको लग रहा है दहेज हत्या हुई है तो हम डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेंगे बिना किसी वारंट के। दूसरा R रेप, रैगिंग, कॉलेज के अंदर रैगिंग होती है, कोई हमको वारंट देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेंगे। M का मतलब मर्डर और D का मतलब डकैती। तो ये 4 एग्जाम्पल जिसमें हम डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकते हैं, इसे बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। उसके बाद लास्ट आते हैं हम IEA पर। IEA का मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस का मतलब साक्ष्य, साक्ष्य का मतलब गवाही। तो ये IEA क्या बताता है? ये भी नियमों का समूह है जो हमको डिफरेंट टाइप के एविडेंसेस के बारे में बताता है, मतलब गवाह के बारे में बताता है, गवाह कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो गवाह के बारे में जो भी बात करता है वो IEA करता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक IEA की धारा 180 है और एक है 45। तो 180 क्या बताता है? कॉमन विटनेस के बारे में, और 45 क्या बताता है? एक्सपर्ट विटनेस, मतलब 2 प्रकार के विटनेस हो सकते हैं। कॉमन विटनेस के एग्जांपल, जिसने अपनी आंखों से देखा हुआ किसी का मर्डर, किसी का रेप होते हुए, तो उसे हम बोलेंगे कॉमन विटनेस। या हियर से विटनेस, जिसने कुछ सुना हो और वो सुन के बोल रहा हो, उसे बोलते हैं कॉमन विटनेस। एक्सपर्ट विटनेस क्या होता है? जिसको किसी सब्जेक्ट के बारे में विशेष जानकारी हो, जैसे डॉक्टर या फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, तो इसे हम बोलते हैं एक्सपर्ट विटनेस ही इसमें आ रहा है। अब शुरू करते हैं हमारा मेन चीज को, जो हमारा टॉपिक था, और हमारा जो पहला टॉपिक था वो अननेचुरल सेक्स के बारे में था। नेचुरल सेक्स के जो क्राइम थे उनके बारे में था, और पहला था रेप। तो रेप को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। रेप को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पहले बता दिया, रेप जो है इसको डिफाइन कौन करता है? IPC 375। और इसको सजा कौन देता है? पनिशमेंट कौन देता है? 376। तो पहले एक काम करते हैं हम, पहले हम IPC 375 पढ़ लेते हैं, मतलब रेप को डिफाइन कर लेते हैं। तो देखते हैं रेप को डिफाइन क्या करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना। एक मैन को, एक आदमी को हम तब रेप का आरोपी मानेंगे, तब एक आदमी को हम तब रेप का आरोपी मानेंगे तब पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब होता है अंदर जाना, पेनिट्रेशन का मतलब अंदर जाना। अब सुनना, किसी भी एक आदमी को रेप का आरोपी तब माना जा सकता है जब अंदर जाए। कौन अंदर जाए? या तो पेनिस अंदर जाए मेल का, या पेनिस लाइक ऑब्जेक्ट, पेनिस की तरह कोई निर्जीव चीज जो पेनिस नहीं हो, या फिर उस व्यक्ति की कोई बॉडी का पार्ट, फिंगर हो सकता है बॉडी का पार्ट, या फिर उसका माउथ। अगर किसी भी मेल के ये चारों चीज, आगे सुनना, फीमेल की वेजाइना में, योनि के अंदर, फीमेल की एनस, गुदा के अंदर, और फीमेल के माउथ, मुंह के अंदर जाती है, तो इसको हम बोलेंगे रेप। पर कब? जब ये काम बिना सहमति के हो रहा है। और अगर ये काम सहमति के हो रहा है तो उसे रेप नहीं बोलेंगे, वो नॉर्मल सेक्स हो गया। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये तो पता लगे एक आदमी को रेप का आरोपी तब मानेंगे तब ये हो, पर कुछ शर्त जरूरी है। अभी रेप हुआ नहीं है, हमको शर्त बोलना चाहिए, कहीं ये सहमति से हुआ तो उसे रेप थोड़ी बोलेंगे। तो देखते हैं कब रेप बोलते हैं, आगे की बात सुनना। तो कब बोलेंगे तो वो देखना। ऑल दीज एक्ट डन, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि मेल का पेनिस गया, पेनिस की तरह संरचना गई, या माउथ गया, किसके अंदर गई? वेजाइना में गया, एनएस में गया, ये गए तो सही है, पर कब गए? तो अगेंस्ट हर विल, विल का मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध गए तो फिर रेप मानेंगे। विदाउट हर कंसेंट, कंसेंट का मतलब सहमति, बिना उसकी सहमति गए हैं तो रेप मानेंगे। कंसेंट, सहमति मिल तो गई है, बट ड्यू टू फियर ऑफ डेथ, उस लड़की की सहमति मिल तो गई है, पर हमने उसकी सहमति उसको ये बोली कि अगर तुम सहमति नहीं दोगे तो तुमको मार दूंगी मैं, ये हाथ मार दूंगी, चाकू मारने से उसके ऊपर यहाँ पर चाकू बंदूक रख लिया और आपने उसके साथ उसकी सहमति ले ली और सेक्स कर रहे हो आप उसके साथ, तो रेप माना जाएगा। या फिर कंसेंट ले ली ड्यू टू इम्पर्सनेशन या फ्रॉड, इसका मतलब मान लो इसमें सहमति तो मिल गई पर आपने फीमेल को कोई दवाई खिला दी और उसके बाद वो सहमति दे रही है, या फिर फ्रॉड, कुछ भी आपने फ्रॉड करके कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा और उसके बाद आपने सहमति ले ली उससे, तो वो भी रेप माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कंसेंट गिवन, एक महिला जो 18 साल से छोटी है अगर वो सहमति भी दे दे, तो थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं एक बात बताऊं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की सहमति की मिनिमम उम्र 18 साल है। इसका मतलब 18 साल से पहले की हुई उम्र, 18 साल से पहले की, 18 साल से कम उम्र की लड़की अगर सेक्स करने के लिए सहमति भी दी जाती है तो भी उसे रेप माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 18 साल से कम उम्र की लड़की सेक्स की सहमति दे ही नहीं सकती। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 18 साल से कम उम्र की फीमेल के साथ सेक्स किया जा रहा है तो रेप है। उसके बाद अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, मतलब वो फीमेल ऐसी अवस्था में है जो सहमति देने की अवस्था में नहीं है, जैसे फीमेल एक बेहोशी की हालत में और उसके साथ किसी मेल ने सेक्स कर लिया तो भी रेप माना जाएगा। चलो ठीक है, आगे की बात कुछ नोट, और वो नोट क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं स्पीडली बोल देता हूँ।
यहाँ पर सहमति देने की, सेक्स के लिए सहमति देने की कम से कम उम्र कितनी है? 18 साल। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल मेल ही रेप के आरोपी माने जाते हैं, फीमेल को कभी भी रेप का आरोपी नहीं माना जाता। हालांकि फ्रांस एक ऐसा देश है जिसमें रेप का आरोप मेल और फीमेल दोनों पर लगता है। तो अभी हम फ्रांस में रह रहे हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में रेप का आरोपी केवल मेल ही होता है, फीमेल को कभी भी रेप का आरोपी नहीं बना सकते हम। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात, पेनिट्रेशन ऑफ एनी एक्सटेंट, मतलब अंदर जाना, पेनिट्रेशन का मतलब अंदर, किसी भी लेवल तक। मतलब यहाँ पर बात समझ में क्या है, फीमेल मेल का जो पेनिस है वो फीमेल के अंदर जरूरी नहीं है वेजाइना तक जाए, वो किसी भी लेवल तक चल जाए। किसी भी लेवल का मतलब क्या है, फीमेल में जो वेजाइना होती है उस वेजाइना के ऊपर स्किन के फोल्ड बने होते हैं, उस स्किन के बाहर की तरफ स्किन के फोल्ड बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं लेबिया मेजोरा। तो अगर किसी मेल का पेनिस उस लेबिया मेजोरा को, जो वेजाइना के ऊपर बाहर की स्किन है, उसको केवल टच ही कर दे, स्लाइटली टच ही कर दे, तभी भी रेप माना जाएगा। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि पेनिस वेजाइना के अंदर ही जाए, अगर वो केवल उस स्किन को भी टच करता तो भी रेप माना जाएगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देयर इज नो एज लिमिट ऑफ रेप, किसी भी व्यक्ति पर रेप का आरोपी लगाने की कोई उम्र नहीं है। इसका मतलब ये एक 5 साल के बच्चे पर भी रेप का आरोप लगा सकते हैं, एक 10 साल के बच्चे पर भी रेप का आरोप लगा सकते हैं। इसी कारण इंडिया के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके RS में निकली पास्को एक्ट बना। ये पास्को एक्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा। पास्को एक्ट अभी हल्के से सुनना, ये जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको यौन अपराधों में उनको बड़ी से बड़ी सजा ना मिले, उनको बचाने के लिए पास्को एक्ट बनाया गया। बाद में पढ़ेंगे हम लास्ट में, सेकंड पार्ट में इसके। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी रेप विक्टिम, किसी महिला के साथ अगर रेप हुआ है और उसकी आइडेंटिटी आपने ओपन कर दी तो आपको सजा मिलेगी। और सजा कौन देगा? सजा का काम तो IPC का है, IPC सजा देती है, आपको पता है कौन से सेक्शन के द्वारा? 288 के द्वारा। ये याद करने की जरूरत नहीं है, जो होगी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात, रेप, किसी के साथ रेप हुआ, उसका जो मुकदमा चलता है वो भरी अदालत में नहीं चलता, वो कहाँ चलता है? वो कैमरा ट्रायल में चलता है, या सेक्रेट ट्रायल। इसको कैमरा ट्रायल का मतलब ये नहीं है कि कैमरा लगा रहेगा, कैमरा ट्रायल का मतलब होता है एक बंद कमरा होगा, उसमें जज बैठा रहेगा और उसमें जो रेप की फीमेल है वो बैठी रहेगी और रेप का, और वो जो आरोपी होगा वो बैठा रहेगा और 2-3 लोग बैठे रहेगा। एक बंद कमरे में होने वाली जो मुकदमा है उसको हम बोलते हैं कैमरा ट्रायल। कैमरे का मतलब, यहाँ पर कैमरे का मतलब ये है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात क्या है वो सुनना। कोई भी जो हॉस्पिटल है वो किसी भी रेप फीमेल का एक जांच करने में और उसका इलाज करने में बिना देरी करे हुए उसका इलाज करेगा। ये किसमें लिखा हुआ है? CRPC 355। अब CRPC का मतलब तो प्रक्रिया हो गई ना, तो ये CRPC 357 क्या बोल रहा है? किसी फीमेल के साथ अगर रेप हुआ हो और वो अस्पताल में गई है तो उस अस्पताल की जिम्मेदारी उस फीमेल का इलाज करे विदाउट डिले, और अगर नहीं करे तो सजा होगी। और सजा कौन देगा? CRPC, IPC। तो अगर वो ऐसा नहीं करे तो उसको सजा मिलेगी कौन सी IPC के द्वारा? 166B के द्वारा। दोनों ये आपको याद नहीं रखना सेक्शन, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा। तो अगर कोई अस्पताल किसी भी रेप पीड़ित महिला को सही से इलाज नहीं दे पाता तो उसको सजा मिलेगी IPC इसके द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके मेन के सिलेबस में भी ये चीज़ दे रखी, तो थोड़ा ध्यान से समझना। रेप की सजा क्या होती है, उसको रेप की सजा पर आते हैं। और आपको पता है रेप की सजा कौन देता है? 376 IPC। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। ये IPC सब आपको याद होनी जरूरी है। मेरे ख्याल से आपके एग्जाम में IPC मेन एग्जाम में कहीं ना कहीं लिखने में काम आएगी। चलो देखते हैं क्या है, क्योंकि महिला के साथ होने वाले जितने भी अपराध है वो आपके सिलेबस में एक एक करके देखते हैं। 376 को इतने पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। देखो 376 1 2 3, उसके बाद A भी शुरू कर दिया, A में भी AB B C D DA DB। अच्छा एक बात और, ये सबको पढ़ना है। इसमें एक बात नोटिस करना, और वो नोटिस क्या है, ये कहीं भी ये A भी आया होगा, इधर भी A और B आया होगा, इसका मतलब ये बाद में संशोधन हुए होंगे और डाले गए होंगे बाद में, तभी आए होंगे। तो एक एक की बात करते हैं, देखना क्या है। IPC 376 1 ये बोलता है रेप की मिनिमम सजा, न्यूनतम जो सजा है वो 10 साल होगी, ये बोल दिया 375। चलो ठीक है। IPC 372 क्या बोलता है कि स्पेशल कंडीशन में अगर रेप किया जाए तो उसकी सजा 376 2 देगा, 1 नहीं देगा। और वो स्पेशल कंडीशन कौन सी है? और वो है आर्म फोर्स, मतलब ये जो सैनिक होते हैं, फौज वो जो होता है, अगर उनके द्वारा किसी महिला के साथ रेप किया जाए तो उसकी सजा 372 के द्वारा मिलेगी। या फिर कम्युनल राइट, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, अगर उसमें किसी फीमेल के साथ रेप किया जाए तो उसको सजा कहाँ से, किसके थ्रू मिलेगी? 372 के द्वारा। चलो ठीक है, अब आगे की बात समझना जो मैं आपको बोल रहा हूँ। 376(3)
ऐसी फीमेल जो 16 साल से कम उम्र की थी, अगर उसके साथ रेप किया है किसी मेल ने तो उसको सजा देगा। अब आप यहाँ पर एक थोड़ी सी एक बात ये है कि सर जब रेप की सजा 371 ही दे रहा है तो फिर इसकी डालने की कहाँ जरूरत आ गई। तो यहाँ पर मैं एक बात बताऊंगा, 16 साल से कम उम्र की महिला के साथ रेप करना और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि 16 साल की लड़की है, वो उस क्राइम को भी नहीं समझ पा रही, तो उसको सजा तो बड़ी मिलनी चाहिए ना। तो अगर ये नहीं डालते तो उसको सजा 371 के द्वारा मिल जाती, वो मिनिमम 10 की ही मिलती, हमको तो बड़ी सजा देनी है उसको, इसी का नई सेक्शन बनाया। और वो तो इसका मतलब ये 10 साल से भी ज्यादा सजा देगा। तो आईपीसी 373 क्या करता है, 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर रेप हुआ तो उसको सजा देगा। चलो अब एक बात और, पहले जो मैं बात है उसके बाद 370A पर भी आते हैं, पर ऐसे पहले मैं AB पर आ जाता हूँ। ये AB क्या है वो सुनना। आपको पता है दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था और यूपी में कुछ साल पहले कठुआ कांड हुआ था, कठुआ रेप कांड। इन दोनों जो रेप हुआ, दिल्ली का निर्भया कांड और कठुआ रेप कांड, इसके द्वारा आईपीसी की बहुत सारी धाराएं चेंज हुई, और वो जो चेंज हुई वो एक नई डाली 376AB, ये पहले नहीं थी। और ये क्या थी तो सुनना, 376(3) तो 16 साल से कम उम्र की महिला के साथ रेप करते हैं तब बोलते हैं। 376AB अगर 12 साल से कम उम्र की लड़की है तो, ध्यान रखना पहले था नहीं, ये बाद में डाला है। आप मुझे बताना अगर 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप हो रहा है उसको तो और बड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसी कारण इसको अलग से डाला। क्योंकि अगर ये डालते नहीं तो उस आदमी को सजा 376(3) के द्वारा मिल जाती है, कम मिलती है, हमको तो बड़ी सजा देनी है, इसलिए डाला। 12 साल से कम उम्र की महिला के साथ अगर रेप किया, लड़की के साथ अगर रेप किया जाता है तो ये सजा। चलो ठीक है, आगे की बात धीरे, और आगे की बात जो है वो देखना। 370 जो डी है, ये डी किसकी बात करेगा, गैंग रेप की। अगर किसी महिला के साथ गैंग रेप किया जाता है तो उसको सजा 376D के द्वारा मिलेगी, और वो कितनी मिलेगी, वो मिनिमम मिलेगी 20 साल तक। यहां पर इसके भी दो सेक्शन है, सब सेक्शन है, 370DA और 370DB। अगर गैंग रेप किया गया है किसके साथ, 16 साल से छोटी लड़की के साथ, तो सजा बड़ी मिलनी चाहिए, डी देता है। ऊपर रेप था, नीचे गैंग रेप है। और 376DB क्या बोलेगा, अगर रेप किया गया 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ तो सजा इसके दौरान मिलेगी। छोटे से बीच में 2 बच गए, इसको भी हम फिल कर देते हैं। 376A क्या बोलता है, अगर किसी महिला के साथ रेप किया गया है और रेप करने से या रेप करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है या वो कोमा में चल जाती है तो उसको सजा 376A के द्वारा मिलेगी। उसके बाद 376B, ये 376B क्या है, बी का मतलब बीवी, पत्नी वाली, वाइफ। तो बात समझना, अगर किसी वाइफ के साथ, कौन सी वाइफ, जो अपने हस्बैंड के साथ सेपरेट हो गई थी तलाक के कारण, या मुकदमा अभी अदालत में तलाक हुआ नहीं पर वो सेपरेट रह रही है, और उसका हस्बैंड उससे फोर्सफुली सेक्स करता है तो उसको सजा मिलेगी, रेप का आरोपी बनाया जाएगा। किसके द्वारा, 376B के द्वारा। इसके अलग से कहाँ जरूरत आ गई, अब वो अलग से इसको जरूरत इसके लिए आ गई क्योंकि अगर हम उसको सिंपल रेप मान लेते तो उसको बड़ी सजा होती, वो कम से कम उसको हस्बैंड तो था, पहले कभी रहा होगा, तो इतनी बड़ी सजा भी मत दो, इसलिए इसका अलग से सेक्शन बना दिया। अच्छा 376C का मतलब क्या है, तो सी का मतलब ये, अगर कस्टडी में किसी फीमेल की, कोई फीमेल थी वो कस्टडी में थी और तब उसके साथ रेप किया गया है तो उसको 376 डील करेगा, कस्टडी में जो डेथ होती है। और लास्ट 376E क्या है, रिपीटेड ऑफेंडर। अगर एक व्यक्ति बार बार रेप कर रहा है, आज एक फीमेल के साथ करा, कल किसी दूसरी फीमेल के साथ करा, वो रेप का बार बार आरोपी है तो उसको हम सजा देंगे 376C। बहुत बड़ा क्राइम है तो बहुत बड़ी सजा देनी पड़ेगी, इसी कारण इसका अलग से सेक्शन बना दिया। अब आते हैं हम एडल्ट्री पर, थोड़ा सा और बाकी है। एडल्ट्री अश्लीलता, तो एडल्ट्री अश्लीलता क्या बोलते हैं, जब कोई लड़का, जब कोई मेल किसी फीमेल के साथ, कौन सी फीमेल, जो शादीशुदा हो, उसके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स रखता है तो एडल्ट्री बोलेंगे। इसका मतलब एडल्ट्री केवल तब बोलेंगे जब फीमेल हो शादीशुदा और मेल उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको हम बोलते हैं एडल्ट्री। और एडल्ट्री एक क्राइम है, और अगर ये क्राइम है तो उसकी सजा मिलेगी, और सजा कौन देगा, आईपीसी। तो इसकी सजा कौन सी आईपीसी देती है, आईपीसी 497, ब्रैकेट में पी लिख दिया मैंने, पी का मतलब सजा, पनिशमेंट। अब बात समझना, इसका मतलब क्राइम है तो आईपीसी 497P क्या बोलती है, एडल्ट्री की सजा देती है। और यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया मेल आर पनिशेबल, केवल मेल ही पनिशेबल, केवल मेल को सजा मिलती है, फीमेल को सजा नहीं मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलो ठीक है, इसका मतलब एडल्ट्री इंडिया में गैर कानूनी है, एडल्ट्री इंडिया में क्राइम है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आया,
2018 में, सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, और वो निर्णय क्या दिया, इसने एडल्ट्री को, ये जो एडल्ट्री है इसको डीक्रिमिनलाइजेशन कर दिया। क्रिमिनल का मतलब अपराध, डी का मतलब हटाना, मतलब अब एडल्ट्री क्राइम नहीं है। तो 2018 से पहले एडल्ट्री क्राइम था पर अब अपराध नहीं है, तो इसको हटा दिया, तो नाउ नॉट अ क्राइम, अब एडल्ट्री क्राइम नहीं है। इसका मतलब अब कोई फीमेल, सॉरी शादीशुदा महिला अगर किसी मेल के साथ सेक्स करती है तो उसको हम एडल्ट्री नहीं बोलेंगे। पर हाँ, इस आधार पर जो उसका हस्बैंड है वो तलाक जरूर मांग सकता है, उससे तलाक तो मांग सकता है तलाक में जाके, पर वो किसी जो मेल है उस पर एडल्ट्री का केस नहीं लगेगा। अच्छा एक बात और, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एडल्ट्री जो है वो क्राइम नहीं है, किस आधार पर बोला, उसने सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर बोला कि अगर हम एडल्ट्री को क्राइम बोल देंगे तो जो महिला है उस महिला के अनुच्छेद 14 और जो 21 है, संविधान की 14, आपको ज्यादा पता होगा, 21 में शायद जीवन जीने का अधिकार आता है, तो उन दोनों का वायोलेशन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि अगर हम एडल्ट्री को क्राइम बोल दें तो उस महिला के जो मौलिक अधिकार होते हैं 21 और 14 उनका हनन होता है। इसी कारण हम मौलिक अधिकार को तो हनन नहीं कर सकते, इसी कारण इन्होंने एडल्ट्री को कर दिया। क्योंकि चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो मेन चीज है वो आती है इनकेस्ट। तो हमारा नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस में कौन कौन आ रहा था, रेप पढ़ लिया, एडल्ट्री पढ़ लिया। तीसरा आता है इनकेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। इनकेस्ट का मतलब क्या होता है, दो ऐसे लोगों में सेक्स होना जो आपस में खून के रिश्ते थे, खूनी रिश्तों में आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स होने से बोलते हैं इनकेस्ट। इंडिया में पनिशेबल नहीं। अब बात ये आ रही है क्यों सजा नहीं है, ये तो बड़ी सजा होनी चाहिए। इंडिया में ये इसलिए पनिशेबल नहीं है क्योंकि इंडिया में कुछ धर्म ऐसे भी हैं जहाँ पर ये समाज का एक हिस्सा है, मतलब उनके धर्म का हिस्सा है, जिसमें खूनी रिश्तों में शादियाँ होती है। जब खूनी रिश्तों में शादियाँ होगी तो शादी के बाद उनमें सेक्स भी होगा, इसी कारण इंडिया में इनकेस्ट अपराध नहीं है, लेकिन बहुत से दूसरे देशों में इसको अपराध माना गया है। अब आते हैं हम, ये नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस पूरा हो गया, अब हम आते हैं अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस। तो अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस क्या होता है मैंने पहले बता दिया था, जिसके अच्छा ये क्या होते हैं, ऐसे ऑफेंस या ऐसे सेक्सुअल एक्टिविटी जो प्रकृति के विरुद्ध होकर की जाए। अब प्रकृति के विरुद्ध क्या है, नॉर्मल जो पेनिस इसको जाना चाहिए था वेजाइना में, अब वेजाइना के अलावा कहीं और जा रहा है, एनस में जा रहा है, कहीं और जा रहा है, तो प्रकृति के विरुद्ध हो गया ना। तो जब पेनिस जाता है एनस में, ये मैंने पहले भी बता दिया, माउथ में या किसी दूसरे जानवर की एनस में, तो इसे हम बोलेंगे अननेचुरल सेक्स। चलो ठीक है, और इसको सजा मिलेगी, किसके द्वारा सजा मिलेगी, ये तो मैंने अभी आपको पहले बता दिया, आईपीसी 377 के द्वारा। पर इसके मैंने 4 एग्जांपल बताए थे, चारों को एक एक करके पढ़ते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसका पहला एग्जाम्पल है लेस्बियनिज्म जो सब जानते हो, होमोसेक्सुअलिटी बिटवीन 2 फीमेल, 2 लड़कियों के बीच में होमोसेक्सुअलिटी। एक होता है होमोसेक्सुअलिटी, एक होता है हेटेरो। हेटेरो का मतलब अलग अलग सेक्स में सेक्स होना, जैसे मेल और फीमेल में होता है तो हेटेरो हो गया। होमो क्या बोलेंगे, जब एक जैसे लोगों में, मतलब या तो मेल में हो या फीमेल में, तो उसे बोलते हैं होमोसेक्सुअलिटी। तो जब 2 लड़कियों में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसे बोलते हैं लेस्बियनिज्म। ठीक है, चलो अब आगे की बात समझना। सोडोमी क्या होता है, इसका दूसरा नाम बकरी भी है, आप सोडोमी याद रखो। आम बोलचाल में से एनाल सेक्स भी बोलते हैं। तो सोडोमी का मतलब क्या है, जब मेल का पेनिस और एनस का इंटरकोर्स होता हो तो उसे हम बोलते हैं सोडोमी। अब यहाँ पर एक बात समझना, सोडोमी कौन कौन कर सकता है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। सोडोमी के अंदर मैंने आपको बताया, सोडोमी मेल फीमेल के बीच में भी हो सकती है, और जो सोडोमी है ये मेल और मेल के बीच में भी हो सकती है। कैसे देखना आप, मान लेते हैं एक मेल है, एक मेल का पेनिस है, और जो फीमेल है इस फीमेल का एनस है, तो ये भी सोडोमी है। और दूसरा हम देख सकते हैं, एक मेल है, इस मेल का पेनिस है और दूसरे मेल का एनस है, इसका मतलब सोडोमी जो है ये 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गई। एक मेल और एक फीमेल के बीच में भी हो सकती है सोडोमी, 2 मेल के बीच में भी हो सकती है सोडोमी। जब सोडोमी 2 मेल के बीच में होती है, मतलब एक मेल का पेनिस और दूसरे मेल का एनस काम आए, तो इस सोडोमी को बोलते हैं हम गे। तो आपको पता लग गया गे क्या आ रहा है। तो ध्यान से समझना, जब मेल और फीमेल, तो इस मेल का तो पेनिस काम आ जाएगा, इस फीमेल की यहाँ पर क्या काम आएगा, एनस, तो ये भी सोडोमी है। जब एक मेल का पेनिस काम आ जाएगा, दूसरे मेल का क्या काम आ जाएगा, एनस, तो ये भी सोडोमी, पर इस सोडोमी को क्या बोलेंगे, गे। तो इसको और सोडोमी को हम दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, होमोसेक्सुअलिटी बिटवीन मेल एंड मेल, एक ही बात। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सोडोमी क्या है। नेक्स्ट, बकल कोइटस।
बकल तो अगर आपको पता हो तो बकल का मतलब बकल केविटी होती है, और बकल केविटी का मतलब ओरल केविटी, मुख हुआ। बकल कोइटस का मतलब होता है ओरल सेक्स। ओरल सेक्स का मतलब क्या है? इसमें जो पेनिस होता है, इसमें जो मेल का पेनिस होता है वो फीमेल के माउथ के अंदर एंट्री करता है, या ओरल जेनाइटल। ओरल जेनाइटल, जेनाइटल का मतलब पेनिस, जेनाइटल का मतलब पेनिस, और ओरल का मतलब, इसके अंदर मेल का पेनिस या तो फीमेल के माउथ में जा सकता है, या मेल का माउथ फीमेल की वेजाइना में जा सकता है। तो एक जगह माउथ आ रहा है और दूसरी का जेनाइटल ऑर्गन, मतलब सेक्स ऑर्गन का हमारे, इसे बोलते हैं बकल कोइटस, आम बोलचाल में ओरल सेक्स। उसके बाद लास्ट आता है बेस्टिलिटी। बेस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? जानवरों के साथ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है इसे बोलते हैं बेस्टिलिटी। चलो ठीक है, चार जो मैंने आपको अननेचुरल सेक्स के बारे में बता दिया क्या होते हैं। अब आगे ये बात सुनना, चार कौन कौन से बताया? लेस्बियनिज्म बताया, बकल कोइटस ओरल सेक्स बताया, बेस्टिलिटी जानवरों के साथ बताया, और सोडोमी मैंने आपको बताई दो है। एक तो ये मेल मेल के बीच में हो सकती है, और ये एक मेल फीमेल के बीच में हो सकती है। और मेल मेल के बीच में हो तो उसे हम बोलेंगे गे, और ये हमारा अननेचुरल सेक्स है। चलो बात समझना, अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स। अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स को इंडिया के अंदर क्राइम माना गया है, और इसको क्राइम कौन देता था? आईपीसी 377 देती थी क्राइम। तो ये इनको सजा मिलती थी, किसके द्वारा सजा मिलती थी? पनिशमेंट 377 के द्वारा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट बात को थोड़ा ध्यान से समझना, इसको यहाँ से काटना। यहाँ लिखते हैं 2018 के अंदर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी 377 को भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया। डीक्रिमिनलाइज का मतलब अभी क्राइम नहीं है, इसका मतलब अब कोई अननेचुरल सेक्स करता है, मतलब इन चारों को अगर करता है तो क्राइम नहीं है। इसका मतलब क्या धारा? इसका मतलब आप सोचोगे कि सर अब धारा 377 हट गई क्या? आप आईपीसी 377 हट गई? तो मैं बोलूंगा हाँ हट गई। इसका मतलब ये हो गया अब सजा नहीं है। क्या सजा नहीं है? अननेचुरल सेक्स अब सजा नहीं है। पर मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं धारा 377 हट गई है, पर पूरी तरह से हटी नहीं है। तो पूरी तरह से हटी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है? तो थोड़ा ध्यान से समझना, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं और थोड़ा ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक निर्णय दिया, और उसने पहले बोला कि पहले जितने भी अननेचुरल सेक्स सब क्राइम थे, पर अब नहीं है। तो अब क्या क्राइम है? तो थोड़ा ध्यान से समझना। अगर लेस्बियनिज्म दो महिलाओं में संबंध सहमति के साथ बनाए जाते हैं तो क्राइम नहीं है, सहमति के साथ बनाए जा सकते हैं, कोई सजा नहीं मिलेगी। चलो ठीक है, इसका मतलब लेस्बियनिज्म अब क्राइम नहीं है। आगे की बात सुनना, अगर बकल कोइटस ओरल सेक्स, अगर ओरल सेक्स मेल और फीमेल की सहमति से हो रहा है तो क्राइम नहीं है, सहमति से हो रहा है तो क्राइम नहीं है। पर ध्यान रखना, ये भी असहमति से हो रहा है और बकल कोइटस भी असहमति से हो रहा है तो क्राइम है, सजा है। और उनको सजा किसके द्वारा मिलेगी? 377 के द्वारा मिलेगी। इसका मतलब अगर ये सहमति से हो रहे हैं तो क्राइम नहीं है, पर ये विदाउट सहमति से हो रहे हैं तो क्राइम हुए। और कौन सजा देगा? आईपीसी 377। इसका मतलब आईपीसी 377 पूरी तरह से हटी नहीं है। आगे सुनना। उसके बाद बेस्टिलिटी के ऊपर आते हैं, जानवरों के साथ सेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जानवरों के साथ सेक्स करना पहले भी 377 के द्वारा अननेचुरल सेक्स था, सजा मिलती थी और अभी भी मिलती है। इसका मतलब जानवरों के साथ सेक्स करना पहले भी क्राइम था और अभी भी क्राइम है। बेस्टिलिटी पहले भी क्राइम है और अभी भी क्राइम है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो जानवरों के साथ सेक्स करना क्राइम अभी भी है। चलो ठीक है, तो ये अभी भी क्राइम हो गया। अब हम आते हैं सोडोमी पर, और जो सोडोमी है थोड़ा ध्यान से सुनना सोडोमी के बारे में। दो मेल और मेल के बीच में अगर सोडोमी हो रही है सहमति से, जिसे हम गे भी बोलते हैं, सहमति से है तो कोई सजा नहीं है। पर अगर सहमति से नहीं है तो क्राइम है, और क्राइम कौन देगा? आईपीसी 377। दूसरा, अगर एक मेल और फीमेल के साथ सोडोमी हो रही है, मेल का पेनिस और फीमेल की एनस, अगर सहमति से हो रहा है, सहमति से हो रहा है तो क्राइम नहीं है। और ये भी बिना सहमति से हो रहा है तो महिला उसके ऊपर आरोप लगा सकती है अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस का, और उसको सजा मिलेगी किसके द्वारा? 377 के द्वारा। तो सहमति से ये भी है। अब यहां पर मैं रुकता हूं और थोड़ा बात सुनना। सोडोमी मेल मेल के बीच में हो सकती है, सोडोमी मेल फीमेल के बीच में हो सकती है, लेकिन सोडोमी का एक केस और एक केस क्या है वो देखना। मेल का पेनिस अंदर जा रहा है, किस में जा रहा है? एनस में। पर ये एनस जो है, ये गुदा है, ये किसी बच्चे की है, ये गुदा किसी बच्चे की है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सोडोमी में मेल है,
मेल का पेनिस है, एनस जो है, गुदा जो है वो बच्चे की है, वो बच्चा लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर तो इसका मतलब सोडोमी को 370 की सोरा क्राइम से हटा तो दिया, पर सोडोमी क्राइम है और कब है, जब एक मेल एक बच्चे के साथ, चाइल्ड के साथ अगर सोडोमी करता है, अगर एनाल सेक्स करता है, चाहे उसकी सहमति से करे चाहे असहमति से करे, तो वो अभी भी क्राइम है। 377 उस पर अभी भी अप्लाई होगी। चीज समझ में आ गई होगी। तो क्या क्या क्राइम नहीं है, तो लेस्बियनिज्म क्राइम नहीं है, और सोडोमी और जो गे है ये क्राइम नहीं है। तो यहां पर मैंने लिख दिया इट मीन होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी का मतलब गे एंड लेस्बियन इन एडल्ट विदाउट कंसेंट, सॉरी विद कंसेंट, अगर सहमति के साथ ये दोनों रिश्ते हैं तो क्राइम नहीं है। चलो ठीक है, दूसरा क्या हुआ, आगे की बात समझना। और इसने अपने क्या रिजल्ट निकाले वो सुनना। आईपीसी 377 कैन बी स्टिल इवोक, मतलब आईपीसी 377 अभी भी जन्म ले लेती है, अभी भी क्राइम दे सकती है। कब, फॉलोइंग कंडीशन में कब दे सकती है, देखो बेस्टिलिटी, इसका मतलब जानों के साथ सेक्स करोगे तो आपको सजा मिलेगी 377 के द्वारा। दूसरा विदाउट कंसेंट, अगर आपने बिना सहमति के ही होमोसेक्सुअलिटी के रिश्ते बनाए, बिना सहमति के, चाहे गे बनाए चाहे लेस्बियन बनाए, चाहे सोडोमी करी, बिना सहमति के ओरल सेक्स किया, तो अभी बिना सहमति के तो सजा 376 के द्वारा ही मिलेगी। और आगे की बात, अननेचुरल सेक्स विद चिल्ड्रन, मैंने अभी आपको बता ही दिया, अगर सोडोमी हम बच्चे के साथ करते हैं तो वो भी 370 की सजा मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात लास्ट वाली लाइन, और लास्ट वाली लाइन कैसे इंपॉर्टेंट है वो सुनना। वो मैं पहले एक बात बोलता हूँ, मैंने आपको रेप में बताया था एक महिला रेप का आरोपी बना सकती है एक फीमेल को, और कब, जब सहमति ना मिले। पर ये चीज अगर मैं हम हस्बैंड वाइफ पर देखें तो सुनना, कभी भी एक वाइफ अपने हस्बैंड पर रेप का आरोप नहीं लगा सकती, चाहे हस्बैंड सहमति के, बिना सहमति के जबरदस्ती उसके साथ सेक्स करता है तो महिला उस पर रेप का आरोप नहीं लगा सकती। मेरे ख्याल से सही नहीं है, इसको चेंज करना चाहिए, पर अभी की जो भी है वो ठीक है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर उसका हस्बैंड उस वाइफ के साथ अननेचुरल सेक्स कर रहा है, अननेचुरल सेक्स का मतलब ये चारों कर रहा है, तो वो महिला अपने हस्बैंड के खिलाफ जा सकती है कि मेरा हस्बैंड अननेचुरल सेक्स कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए, और हस्बैंड को सजा मिलेगी 377 के द्वारा। इसका मतलब महिला जो वाइफ है वो हस्बैंड पर रेप का आरोप तो नहीं लगा सकती, पर अननेचुरल सेक्स का आरोप लगा सकती है। ये थर्ड बात में मैंने लिख दी है, फोर्थ बात में, सॉरी। तो उसके बाद लास्ट में आता है सेक्सुअल परवर्जन। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सेक्सुअल परवर्जन के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा, इसमें सेक्स नहीं होगी, इसमें बिना सेक्स के ही सेक्स की खुशी मिलेगी। कैसे मिलेगी, किन्हीं दूसरी कारणों से। तो देखते हैं, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का तो खुशी मिलना, सेक्स की खुशी मिलना, नोट बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, बिना सेक्स के ही। कैसे, चलो देखते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, पर आपके सिलेबस में, आपके लेवल में 2 इंपॉर्टेंट है, तो मैं 2 को थोड़ा बता दूंगा, बाकी को मैं एक लाइन में खत्म करके जा रहा हूँ। हल्का सा डिटेल देख लेते हैं। पहला है सैडिज्म, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, इसमें सेक्स करने की खुशी मिलेगी, सेक्स से नहीं, बाय गिविंग पेन। अब बात समझना, इसमें मेल और फीमेल होते हैं तो उनको सेक्स या इंटरकोर्स करने में इंजॉय नहीं आता, उनको तब इंजॉय आता है जब बाय गिविंग, सामने वाले जो पार्टनर है उसको पेन देने में। मतलब इसमें मान लेते हैं एक लड़का है, वो फीमेल से मारपीट कर रहा है, फीमेल के साथ मारपीट कर रहा है, तो उसको उस मारपीट के अंदर सेक्स से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ना कि सेक्स करने के इंटरकोर्स से मिलेगा। तो इसका मतलब इसमें पेन देने में खुशी मिलती है। मैजोसिज्म, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय सफरिंग पेन, इसमें क्या होता है, ये उसका उल्टा है। इसमें जो पार्टनर होता है वो इसमें जो पार्टनर होता है वो दूसरे पार्टनर को बोलता है मुझे पेन मिलेगा तब मुझे सेक्स करने की, जब मुझे पेन मिलेगा तब मुझे सेक्स में एंजॉय आएगा। तो इसमें सामने वाला आदमी पेन लेता है तो वो अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को बोलता है, वो उसको मारे पीटे, इसके बोलते हैं मेजोसिज्म। ये जो मेजोसिज्म है, ये एक पोइट, कवि का नाम है, ऑस्ट्रेलिया में एक साहित्यकार हुआ था, बहुत बड़ा साहित्यकार था, और वो जब अपनी जो पोएम लिखा करता था, तो पोएम लिखने से पहले वो अपनी वाइफ को ये बोलता था कि वो मेरे साथ मारपीट करे, सेक्सुअल और मारपीट करे, क्योंकि उसको एक्साइटमेंट होता था और वो अच्छी पोएम लिखता था। तो वहां से, उसी साइंटिस्ट के नाम से, पोएट के नाम से आया मेजोसिज्म। उसके बाद आता है, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेमिनेशन। ये आपके मेन के सिलेबस में भी, महिला के साथ जो आरोप, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई मेल या फीमेल अपने प्राइवेट पार्ट पब्लिक पैलेस में दिखाता है तो उसे बोलते हैं एक्सेमिनेशन। और सजा है, ये तो सजा है, और इसकी सजा कौन देगा, आईपीसी। और किसके द्वारा सजा मिलेगी, आईपीसी 294 के द्वारा। लास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरोलिज्म। वायरोलिज्म का मतलब आम हिंदी में इसको बोलते हैं ताक-झाक करना, किसी भी फीमेल की प्राइवेट एक्टिविटी को छुपकर देखना। अभी प्राइवेट एक्टिविटी किसी भी टाइप की हो सकती है, फीमेल को नहाते हुए देखना,
या फीमेल किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करी है उसको देखना, फीमेल को कपड़े बदलते हुए देखना, जैसे मॉल वॉल के अंदर जो ट्रायल रूम होते हैं उसमें कैमरे लगाना, तो उसको बोलते हैं वायरलिज्म। और ये वायरलिज्म जो है ये क्राइम है, क्राइम तो सजा मिलेगी, कौन सजा देगा? आईपीसी, कौन सी आईपीसी? 354। उसके बाद आते हैं फेटिचिज्म। फेटिचिज्म का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, सेक्स करने की खुशी मिलेगी किससे? इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। ये इन एनिमेट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एनिमल का मतलब तो जानते हो ना, सजीव चीज है। इन एनिमेट का मतलब होता है निर्जीव चीज है, निर्जीव चीज है। इसका मतलब उसको सेक्स करने की खुशी सेक्स से नहीं मिलेगी, निर्जीव चीज से मिलेगी। आप बोलोगे मतलब निर्जीव चीज का मतलब ये हो गया उस व्यक्ति को सेक्स करने की खुशी, जैसे फीमेल के जो अंडरगारमेंट होते हैं, अब अंडरगारमेंट तो निर्जीव चीज है ना, तो उसको उस अंडरगारमेंट से सेक्स की डिजायर मिलेगी, ना कि सेक्स करने से मिलेगी, तो उसे बोलते हैं फेटिचिज्म। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनकी आदत ये मतलब इनके अंदर एक क्राइम करने की टेंडेंसी पाई जाती है, फीमेल के जो अंडरगारमेंट होते हैं उनको छोड़ने की इनकी आदत होती है। उसके बाद ट्रांसवेस्टिज्म। ट्रांसवेस्टिज्म जो है इसमें क्या होता है? व्यक्ति को दूसरे अपोजिट जो सेक्स है उसके कपड़े पहनने पर सेक्स का एंजॉय आता है। तो इसमें जब सेक्स एंजॉय लेने के लिए दूसरे मेल उसका जो दूसरा जो पार्टनर होता है उसे कपड़े पहन लेता है, इसको बोलते हैं ट्रांसवेस्टिज्म। और ये तो मेस्टुर्बेशन का मतलब हस्तमैथुन। तो हस्तमैथुन अपने आप में क्राइम नहीं है, पर अगर हस्तमैथुन या मेस्टुर्बेशन पब्लिक प्लेस में किया जाए तो ये क्राइम है। और सजा कौन देगा? आईपीसी 294। और लास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, फोर्टिट्यूडिज्म। इसका मतलब क्या हो गया? सेक्स की इच्छा मिलना, सेक्स ग्रेटिफिकेशन, सेक्स की खुशी मिलना कब? बाय रबिंग प्राइवेट पार्ट ऑफ फीमेल। इसका मतलब किसी फीमेल के प्राइवेट पार्ट को बिना उसकी अनुमति के रब करना, इसे बोलते हैं फोर्टिट्यूडिज्म। अब ये तो क्राइम है, सजा मिलेगी, आईपीसी 290 इसकी सजा देता है। लास्ट 2 वर्ड है, और 2 वर्ड जो है वो मैं आपको थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। 2 वर्ड है। अगर जो है सेक्स करने की जो एक्सेसिव डिजायर होती है, अगर वो मेल में है और फीमेल में, फीमेल में अगर सेक्स करने की एक्सेसिव डिजायर है तो उसे बोलते हैं निम्फोमेनिया, और अगर मेल में तो उसे बोलते हैं सेट्रियसिस। इसका सेकंड जो लेक्चर आएगा इसमें हम पास्को एक्ट पढ़ेंगे और महिलाओं के साथ और भी जो अपराध होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।